हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी सब कहाँ गायब है? कब? क्यों? कोई भी नहीं? तो सर ने किसको पढ़ाया? तुम लोग भी नहीं आए थे? तो ये सोचा कि क्या ही आना ना। अंकिता गुड इवनिंग, आयुषी गुड इवनिंग, तहसीन गुड इवनिंग, अभिषेक गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। व्हाट हैपेंड? पेन खो गया? लो, एक पर एक मुझे दे दो। कोई भी चलेगा। हम लोग ने 299 कह रही हूँ, 100 का क्लॉज 2 तक पूरा कर लिया था। ठीक है, और हमने 101 का क्लॉज 1 एंड 2 तक भी उसको कंपेयर कर लिया था। अब अगर हम आए यस, देखो एक बार रिकॉल करते हैं सिर्फ 1 मिनट में। हमें 100 कहता है व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड, तो हम कहते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड का सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी जो है वो डेथ कॉज करता है विद द इंटेंशन। पहला पॉइंट, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइक विद द नॉलेज दैट एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, ये हुई, हमने इंटेंशन पढ़ लिया, बॉडीली इंजरी पढ़ लिया, नॉलेज अभी हमने नहीं पढ़ा था, और हमने उसी के साथ जो है वहाँ पर इंटेंशन सेम पॉइंट था तो वो कॉमन था। उसके बाद था बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ विच इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो हमने ये चीज़ तो जान ही ली थी कि कहीं ना कहीं जो है एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा ग्रेव जो है वो है मर्डर के रादर देन कल्पेबल होमिसाइड, राइट। तो अब जो है हम ना एक चीज़ को समझते हैं दैट 100 का क्लॉज 1 वी हैव डन, 100 का क्लॉज 2 वी हैव ऑलरेडी डन, क्लॉज 3 वी हैव अबाउट टू डू। सेक्शन 101 is clause 1, clause 2 and clause 3 are like this and clause 4 is knowledge। अब देखो हम जो है ये वाला पॉइंट कर चुके हैं और ये वाला पॉइंट इसका भी कर चुके हैं। ठीक है, हमने कहा कि अगर बॉडीली इंजरी भी होती है तो बॉडीली इंजरी अगर हो रही है तो बिना बॉडीली इंजरी के, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइजन दे के मार दिया, गले पे पिलो रख दिया, वो विदाउट बॉडीली इंजरी है। पर हमने कहा फिर बॉडीली इंजरी यहाँ पे आती है। हमने कहा कि ये चीज़ इसमें फॉल तब कर जाती है जब आपकी बॉडीली इंजरी सफिशिएंट है, आपको पता है, ठीक है ना, तो वो 2 में फॉल कर जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि लेट अस कम टू दिस क्लॉज, और एक बारी पहले इसका क्लॉज 2 पढ़ो। इसका क्लॉज 2 हमें क्या कहता है? कल्पेबल होमिसाइड का क्लॉज 2 कहता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। और अब 100 का पढ़ लो, 100 का क्लॉज 2 क्या कहता है? 100 का क्लॉज 2 कहता है इंटेंशन टू कॉज अ
स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी, देखो पढ़ो, intention, they are saying that if the act with the by which the death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of a person with whom harm is caused, और दूसरा कह रहा है sufficient, likely and sufficient। अब मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहती हूँ और फिर उसके बाद नोज वाला पॉइंट आ जाता है। देखो, आप ना इस एग्जाम्पल को लिखिएगा और आप इस एग्जाम्पल को इस तरह से समझिएगा। वेरी गुड इवनिंग पलक। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे पढ़िएगा और इस तरह से समझिएगा कि लेट्स सपोज समवन हैज़ अ स्वोलन अपेंडिक्स। यू अंडरस्टैंड? अपेंडिक्स इज़ वन ऑफ द डिजीज़ जो कि स्टमक में होती है, ठीक है, उसका पेन उठता है। तो द क्वेश्चन इज दैट समवन हैज़ अ स्वोलन अपेंडिक्स एंड द अदर पर्सन knows this fact that the person has a swollen appendix। swollen मतलब सूजा हुआ अपेंडिक्स। तो अब क्या हुआ ना, he knows that he has a swollen appendix, then also he hit him। पता होते हुए भी उसने उसको हिट किया। कोई नॉर्मल पर्सन होता शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर किसी का swollen appendix है तो he knows intentionally doing act which is likely to cause which is bodily injury। तो ये उसमें भी फॉल कर गया बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि लाइकली है और वो कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर क्लॉज 2 वाला पॉइंट 100 का क्लॉज 2 वाला पॉइंट तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो यहाँ पे इनफ है। बट कहीं ना कहीं ये अब किस में चला गया, यहाँ पे चला गया, क्योंकि वो लाइकली है ना कि लाइकली टू कॉज डेथ। अगर किसी का स्वोलन अपेंडिक्स है और आप उसको हिट करोगे तो डेथ लाइकली हो सकती है ना। समझ में आई बात? अब इसके साथ साथ इसके और एलिमेंट्स भी पूरे हो गए, तो उसके साथ साथ उसकी जो डेथ है वो सफिशिएंट भी हो गई, क्योंकि किसी को स्वोलन अपेंडिक्स से आप हिट करेंगे तो लाइकली तो है ही है, पर सफिशिएंट भी है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा ये वाले एलिमेंट भी पूरे हो गए कि उसको पता भी है, ऑफेंडर नोज, क्योंकि वो नोइंगली हिट कर रहा है। समझ में आई बात? तो बस यहाँ पर ये सारे जो है वो पूरे हो गए, क्योंकि उसको पता है कि अगर अब मैं हिट करूँगा तो अपेंडिक्स जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होने की वजह से पॉइजन फैल जाएगा, और पॉइजन फैलने की वजह से क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो कहीं ना कि सारे एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड इज फुलफिल्ड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कल्पेबल होमिसाइड उसके ग्रेव एलिमेंट्स भी क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं, मर्डर के भी एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर इट इज फॉलिंग अंडर व्हाट, मर्डर। कोई शक या सवाल? लिखो इसको। सेक्शन 101 क्लॉज 2 requires that the accused had the intention section 101 clause 2 requires that the accused had the intention to cause the specific bodily injury which is found on the body of the victim and it is also implicit that injury caused was such that the injury caused was such as is likely to cause death. Write down. These two elements together will prove hundred clause 2
and if the third element that is the specific knowledge of the accused, that is the specific knowledge of the accused, that by that injury, that by that injury he is likely to cause the death he is likely to cause the death of that particular victim, of that particular victim is what converts, is what converts section 100 clause 2 into murder, that is section 101 clause 2. That is section 101 clause 2. क्योंकि 100 clause 2 कहते हैं इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, और 101 clause 2 कहता है कि ऑफेंडर नोज दैट बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ. तो अपने आप में ऑटोमेटिकली अगर एलिमेंट फुलफिल हो गए तो कल्पेबल होमिसाइड किस में कन्वर्ट हो गया है? मर्डर में. अब आप आ जाओ सेक्शन 300 clause 3 पे, सॉरी 101 clause 3 पे. कम टू 101 clause 3. क्या कहता है? इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन, बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ. तो यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया है, और वो एलिमेंट क्या आ गया है कि जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो है सफिशिएंट. तो आप लिखो लाइकली प्लस सफिशिएंट इज इक्वल टू 101 clause 3. Likely plus sufficient is equal to 101 clause 3. और एक बेसिक डिफरेंस समझ लो कि 101 clause 3 आप तभी लगा सकते हो जब आप किसी डॉक्टर का मेडिकल ओपिनियन ले लेंगे. सफिशिएंसी आप तभी पता लगा पाएंगे, वरना आप और मैं कैसे सफिशिएंसी पता लगा सकते हैं कि अपेंडिक्स का दर्द है, स्वोलन अपेंडिक्स है, मारने से जो है लाइकली डेथ हो सकती है, पर सफिशिएंट है कि नहीं है वो तो आपको डॉक्टर ही बता पाएगा. तो बस आप लिख लीजिए दैट यू नो फॉर 101 clause 3 मेडिकल ओपिनियन इज रिक्वायर्ड. अपना बहुत सारी चीज़ें लिखने को तैयार हो जाओ, लिखना शुरू करो, उसके बाद फिर मैं क्लॉज 4 पे आऊंगी. तो प्लीज़ राइट डाउन, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. राइट डाउन. सेक्शन 101 हैज़ द एलिमेंट ऑफ इंटेंशन. Section 101 has the element of intention to cause the specific bodily injury I'm repeating, 101 has the element of intention to cause the specific bodily injury which is found on the body of the victim. It has to be distinctly proved in light of the act of the accused in light of the act of the accused and the surrounding circumstances and that the accused intended to cause the specific bodily injury
and the accused intended to cause the specific bodily injury on the victim. Write down. Secondly, it has to be proved that the said bodily injury was such as is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. As is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Write down. Sufficiency includes within itself the likelihood of causing death and therefore in section 101 clause 2 the elements of intention to cause specific bodily injury, and therefore in section 101 clause 2 the elements of intention to cause specific bodily injury and the likelihood of causing death are present. Comma, these two elements together constitute section 100 clause 2 full stop. The additional element to convert it into murder is the sufficiency of the injury in the ordinary course of nature to cause death. To convert it into murder is the sufficiency of the injury in the ordinary course of nature to cause death. प्लीज राइट डाउन वन लैंडमार्क केस. अब आपको मेरे को लगता है कि क्लॉज 3 तक चीज़ें समझ में आ गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिखो वीरसा सिंह वीरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. वीरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. Write down 1958 Supreme Court. 1958 Supreme Court.
Please write down that the first part of section 101 clause 3, that the first part of section 101 clause 3 has to be a subjective test. Has to be a subjective test. That is, the examination of the intention that is, the examination of the intention has to be done in light of the mind of the accused, has to be done in light of the mind of the accused, मतलब with respect to the mind of the accused. आगे लिखिए, the second part however, देखो आप ये बताओ क्लॉज 3 हमें शुरू में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, तो ये माइंड के बारे में ही बात कर रहा है. अब आ जाओ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सफिशियंसी. तो अब आगे लिखो, द सेकेंड पार्ट हाउएवर, the second part however has to be an objective test. पहले सब्जेक्टिव लिखा है ना, has to be an objective test. Which means that it is not to be seen whether, which means that it is not to be seen whether the accused intended or knew that the injury would be sufficient in the ordinary course of nature to cause death, rather the nature of the injury as above shall be examined objectively, means through a medical opinion, as to whether such injury is independent of the mind of the accused, is ordinarily sufficient to cause death. क्या अक्यूज के माइंड के अलावा जो है वो इंजरी सफिशिएंट थी लाइकली कि डेथ कॉज हो सकती है? तो लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, द कोर्ट हेल्ड दैट
The court held that the intention cannot be related to the sufficiency of causing death. Full stop. Intention is limited only to the extent of the particular nature of the injury comma, if intention is also related to the sufficiency of causing death, then it will become same it will become the same as intention to cause death and two clauses in the same section that is clause 1 and clause 3 cannot be given exactly the same interpretation. Section 101 का है ये. Section 101 clause 1 and 3 cannot be given exactly the same interpretation. Therefore, the differentiation lies in the fact that in section 3 lies in the fact that section 101 clause 3 the intention is limited only to the bodily injury and the bodily injury comma independent of the intention of the accused is such as is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. As is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. कुछ बात समझ में आई मैंने क्या लिख पाया है? इसको रीड करो एक बारी. क्या कहते हैं इसमें उनको बोल के आना कि एक ग्लास देंगे मुझे खाली. रीड इट प्लीज. तो हमने एक छोटी सी बात कही कि हमें डिफरेंशिएशन क्रिएट करना था ना, तो लाइकली तो था ही, बट हमने सफिशिएंसी इसलिए रखा क्योंकि सफिशिएंसी हमें क्या दे रहा है? डिफरेंशिएशन दे रहा है कि लाइकली तो हो ही सकता है पर सफिशिएंट भी होना चाहिए डेथ कॉज करने के लिए.
क्लियर एवरीवन? प्लीज़ मुझे बताइए, बात समझ में आई? हाँ जी विंध्या। बात समझ में आई? ऑनलाइन स्टूडेंट से मुझे बताओ। हरी अप हरी अप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे फटाफट बताएंगे, फिर हम फोर्थ क्लॉज पे आएंगे। जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर फोर्थ क्लॉज पे आएंगे, फिर हम जो है वो कल्पेबल होमिसाइड की एक्सेप्शंस पे आएंगे, एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। बस मैंने आपको उसको डिक्टेशन में बता दिया और कुछ नहीं है। टूथ इज पेनिंग सो बैडली कि क्लास लेते लेते समय भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसे दर्द करता है। तो ये SOS मेडिसिन है जिससे पेन रिलीफ हो जाएगा। चलिए, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है डेंटिस्ट से। चलो, आपने लिखवाया कभी अपना दांत किसी ने? कैप ना, ब्रेसेस। आई कैन नॉट टेल यू, इतना दर्द हो रहा है ना मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। चलो आओ आओ 101 क्लॉज 4 पे। 101 क्लॉज 4 आपको क्या कह रहा है? बिल्कुल इमिनेंटली डेंजरस है, ऑल प्रोबेबिलिटी में जो है वो बॉडीली इंजरी डेथ कॉज करने का है। पर अगर अब हम 100 का क्लॉज 3 देखेंगे तो सिंपल सी बात कह रहा है। वो आपको क्या कह रहा है कि आपको नॉलेज है कि आपकी डेथ जो है वो डेथ कॉज लाइकली कर सकती है। तो अब देखो, आप अपनी नोटबुक में लिख लो कि 100 के क्लॉज 3 में डिग्री ऑफ नॉलेज इज लेस। 100 की क्लॉज 3 में डिग्री ऑफ नॉलेज इज लेस, डिग्री ऑफ नॉलेज इज लेस, कम डिग्री है ना। पर क्लॉज 4 में 101 में बहुत अच्छे से पता है हमें कि आपको नॉलेज है कि वो हर प्रोबेबिलिटी में क्या कॉज कर देगी, डेथ कॉज कर देगी, क्योंकि वो इतनी इमिनेंटली डेंजरस है। तो बस एक छोटी सी बात लिख लो, मुझे इसको बताने की समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको पता चल ही रहा है कि क्लॉज 4 जो है उसकी तो नॉलेज की डिग्री बहुत ज़्यादा हाई है। ये एक्ट इतनी ज़्यादा इमिनेंटली डेंजरस है कि वो हर प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज कर देगी। तो आप एक छोटी सी बात लिखो, 101 क्लॉज 4 101 clause 4 is the species of the genus. 101 clause 4 is the species of the genus which is found in section 100 clause 3. Write down the word nose in all probability
कामा इट मस्ट कॉज डेथ और सच बॉडीली इंजरी, पूरा का पूरा पॉइंट आप ये लिख लेंगे जो भी पूरा क्लॉज 4 है, पूरा क्लॉज 4 आप अपने आप लिख लेंगे, छोड़ दीजिए जगह। क्लियरली हैव within themselves, clearly have within themselves as implicit the knowledge of likelihood of causing death. ये बात तो इम्प्लिसिट है, आपको पता ही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे ना उस एग्जांपल का आंसर दो। ए ने ना एक नर्सिंग होम में एक बॉम्ब को प्लेस कर दिया। ए ने एक नर्सिंग होम में एक बॉम्ब को प्लेस कर दिया और उसने कहा कि 3 मिनट में ये बॉम्ब जो है ये फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसने 3 मिनट पहले एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी कि इस नर्सिंग होम में जो जो भी है वो भाग के बाहर चले जाओ, वरना तो है जो है ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब उसने तो अनाउंसमेंट कर दी, क्या इसका मतलब ये है कि सब बाहर चले जाओ और इसीलिए उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप मुझे एक चीज़ बताओ कि लाइबिलिटी तो होगी नो मैटर व्हाट, ठीक है, बट अब बात ये है कि ये नॉलेज कौन से में जाएगा, ये नॉलेज जो है वो 103 में जाएगा या ये 104 में जाएगा? बिल्कुल। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ना ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये कौन से नॉलेज में जाएगा। तो यूजुअली लोग कहते हैं कि ना ये ना क्या कहते हैं 100 के क्लॉज 3 में जाएगा, कि उसको नॉलेज थी कि भी डेथ कॉज हो सकती है और ना मतलब कि उसने तो अनाउंसमेंट कर दिया तो लोग बाहर जा सकते थे। बट हम हमेशा एक प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि दिस विल गो अंडर 101 क्लॉज 4। क्यों? क्योंकि ना मान लो सपोज कोई हैंडीकैप है और अगर वो नहीं निकल पाया तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज है ना दैट योर एक्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल कॉज डेथ। नर्सिंग होम है तो कोई ना कोई तो होगा, हो सकता है कि कोई उठ के ना जा पाए, तो नाउ दिस विल फॉल अंडर 101 क्लॉज 4। तो बस आपको ऐसे ही समझना है। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको क्या कहते हैं एक 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 डिफ्रेंसिएशन बताऊं, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो शायद ये आपको कभी कोई नहीं बताएगा। देखो, हमने कहा कि ये जो नर्सिंग होम वाले एग्जाम्पल है ये 101 के 4 में फॉल करता है। अगर यू हैव एन एक्सक्यूज, अगर आपके पास कोई एक्सक्यूज है तो दैट एक्ट डज नॉट फॉल अंडर 101 क्लॉज 4। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास कोई एक्सक्यूज है अपने आप को डिफेंस लेने का तो वो किसी भी मायने में 101 के 4 में फॉल नहीं करेगा। और अगर आपके पास एक्सक्यूज है तो वो फॉल करेगा किसमें? 100 क्लॉज 3 में, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैम व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्यूज यू आर टॉकिंग अबाउट, कि अगर एक्सक्यूज होगा तो वो फॉल करेगा 100 के क्लॉज 3 में और अगर नहीं होगा तो फॉल करेगा 101 के क्लॉज 4 में। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक आदमी जो है वो तलवार लेकर आया और ना वो बच्चे को मारने लगा, बट बी जो है वो बच्चे को लेके भाग गया। ए जो है वो तलवार लेके आया और बी जो बच्चे को मारने लगा और बी जो है बच्चे को लेके भाग गया। तो ए वहाँ उसका पीछा करता रहा और ए वहाँ पे भी पहुँच गया। तो बी ने क्या करा, बच्चे को बचाने के लिए बी ने बच्चे को फेंक दिया ऊपर से, कहीं वो भाग रहा होगा, उसने कहीं से बच्चे को फेंक दिया कि क्या पता बच्चा बच जाए। तो यहाँ पर बी को नॉलेज तो है कि अगर वो बच्चे को फेंकेगा तो बच्चे की डेथ हो सकती है, नॉलेज तो है, बट अब उसको बचाने के लिए उसको ये काम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो नॉलेज है उसने बच्चे को फेंक दिया, ठीक है, ये नॉलेज अब 101 4 में फॉल करेगी या 100 के 3 में फॉल करेगी? वेरी गुड। तो ये नॉलेज जो है ये 100 के 3 में फॉल करेगी, ठीक है, क्योंकि उसने जो कहीं ना कहीं इसमें जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है नेसेसिटी का एलिमेंट भी आ जाएगा। बट अगर हम नेसेसिटी का एलिमेंट ना भी लगाना चाहें तो ये जो है ये फॉल करेगा 100 के क्लॉज 3 में, ना कि 101 के क्लॉज
4 में। तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब आपको अगर पनिशमेंट मिलेगी तो किसकी मिलेगी, नॉट अमाउंटिंग टू, खाली कल्पेबल होमिसाइड की कोई पनिशमेंट नहीं होती, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आपने प्रीवियस क्लासेस ले लिए, कहाँ थे आप गायब? चलो ठीक है। तो इस तरह के एक्सक्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, समझ में आ गई बात? चलिए अब आप बिना सोचे समझे फटाफट 100 के एक्सेप्शंस पे आ जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया है कल्पेबल होमिसाइड। एक्सप्लेनेशन 1 पे आ जाओ। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड, राइट आंसर। आप आ जाओ एक्सप्लेनेशन 1 पे। पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर पर्सन, person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death. अब explanation 1 आपको क्या बात बता रहा है कि let's suppose कि they are using bodily injury। A आपको कह रहा है कि let's suppose कि let's suppose कि A is suffering from some disease, ठीक है। बी को पता है कि ना वो 2 महीने में मर जाएगा। ए सफरिंग फ्रॉम वन डिजीज़, और बी को इस बात का आइडिया है कि वो जो है ना, ए जो है वो 2 महीने में मर जाएगा। तो बी ने क्या करा, ए को नाइफ से मार दिया। उसको पता है कि ए को कोई बॉडीली इन्फॉर्मिटी है, ए को कोई डिजीज़ है, और बी को ये बात पता है, और उसको ये बात भी पता है कि 2 महीने में मर जाएगा। तो अब बी ने क्या करा, चाकू लेके उसको मार दिया, और कह रहा है कि ये तो क्या होता, 2 महीने में तो मर ही जाना था, तो इसलिए मैंने इसको आज मार दिया। तो क्या ये कोई डिफेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। बस ये वाली बात कह रहा है। और अगर एक्सप्लेनेशन नहीं भी होती तो सेक्शन हमें ये बात क्लियर कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। वो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। एक पर्सन ने एक पर्सन को जो है वो जो भी कुछ भी कॉज किया, अब वो कह रहा है कि अगर इसको स्किलफुल ट्रीटमेंट या प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता तो ये बच जाता, ठीक है ना। अब मैं आपको उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ जो पेपर में आता है। इसमें ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस एक्सप्लेनेशन टू, एंड इट इज़ लाइक दैट कि ए ने बी को स्टैब कर दिया, ठीक है। ए ने जो है वो बी को स्टैब कर दिया। ए ने जब बी को स्टैब किया तो बी के स्टमक में ना नाइफ घुस गया, ठीक है। ए ने बी को जो है वो नाइफ से स्टैब किया तो उसके स्टमक में नाइफ जो है वो घुस गया। अब सी ने देखा कि अरे बी के तो साथ ही दिक्कत हो रखी है, और ना उसने गुड फेथ में सी ने जो है वो बी को बचाने के लिए उसको अपने कंधे पर डाला, और ना अपने कंधे पर डालकर जब तक एम्बुलेंस आ रही थी तब तक हॉस्पिटल की तरफ भागने लगा। चलो पढ़ो, कोई नहीं, ध्यान दो। तो अब वो सी गुड फेथ में बी को जो है वो अपने कंधे पे रख के भागने लगा, बट बी जो है वो थोड़ा सा मोटा था, तो ना सी से ना वो उठ नहीं पा रहा था, तो बार बार ना सी से बी गिर जा रहा था। तो जितनी बार भी सी जो है सी से बी गिर जा रहा था तो वो चक्कू और अंदर जा रहा था अंदर, क्योंकि जैसे उसने सपोज उसके स्टमक पे स्टैब किसी ने किया तो वो अपने कंधे पे डाल रहे तो एकदम से उससे गिर गया, तो वो जो चाकू है वो और अंदर जा ही जा रहा था उससे। अब क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल पहुंचा, तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ना उसको डॉक्टर नहीं मिला, ठीक है। अब ना डॉक्टर नहीं मिला तो कंपाउंडर ने ना उसकी सर्जरी कर दी, जो वहाँ पे वो कंपाउंडर था उसी ने उसकी सर्जरी कर दी। तो अब यहाँ पर एक बात बताओ, किसी की कोई इंटेंशन है? ए जो है उसने स्टैब करा, वो अक्यूज्ड है। बी जो है वो विक्टिम है। सी जो है वो उसको लिफ्ट कर रहा है, लेके जा रहा है। और डी जो है वो कंपाउंडर है। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली ना यहाँ पर जो है उसकी डेथ हो गई। तो हमें पता है कि यहाँ पर जब उसने स्टैब करा तो ए इज़ लाइबल फॉर 100 का क्लॉज 2 बॉडीली इंजरी विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। पर यहाँ पर सी लाइबल है किसी ऑफेंस के लिए? सी लाइबल नहीं है। बट यहाँ पर क्या डी लाइबल है?
वेरी गुड। डी लाइबल एंड नेग्लिजेंस के लिए क्या कंपाउंडर इज सपोज टू डू द ऑपरेशन? इफ यू आर डूइंग दैट यू आर लाइबल फॉर दैट। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हियर इट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि जो है आपने स्टैब करा। पर अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ये डिफेंस कभी नहीं ले सकते कि अगर इसको ट्रीटमेंट मिल जाता, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा ही स्टैब किया था, इसको ट्रीटमेंट मिल जाता तो ये जो है बच जाता। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने तो स्टैब करा ना, चाकू से मारा ना, तो बस एक्सप्लेनेशन टू यही कह रही। क्लियर? चलिए 3 पे आ जाइए। क्या हुआ? नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगेगा, अमाउंटिंग टू मर्डर तब लगेगा जब आप और एलिमेंट्स फुलफिल कर देंगे। ये स्टैबिंग आपकी इतनी सफिशिएंट थी, आपको नॉलेज थी, सारे एलिमेंट्स तो बेटा आपको प्रूव करने पड़ेंगे ना। आओ, द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड। वो कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा अपनी मदर की वूम में है तो ये होमिसाइड नहीं होता, ये क्या होता है? तो ये क्या है? कि पीपल आर स्लीपिंग। आर यू मैड? वेरी गुड। कितनी बार बताऊं कि जो बच्चा अपनी मदर की वूम में है और वो बाहर आया ही नहीं है अभी, तो वो होमिसाइड हो ही नहीं सकता, दैट इज मिसकैरेज। वेरी सिंपल। But if may amount to culpable homicide to cause death of a living child if any part of the child has been brought forth, though the child may not have been breath or been completely born। पर अगर वो बच्चे का कोई भी पार्ट अपनी मदर की वूम से बाहर आ चुका है तब आपने ऐसा कुछ कोशिश किया है तो वो क्या है? होमिसाइड है। बस ये बात समझनी है, और कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर एवरीवन? चलिए अब आप मुझे एक चीज़ बताइए ऑन द वेरी ऑनेस्ट साइड, कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको 100 सेक्शन क्लियर है विदाउट एनी फेल? 100 कल्पेबल होमिसाइड क्लियर? ओके, वेरी गुड आयुषी, दैट इज मिसकैरेज। अब आ जाओ 101 पे। 101 के चारों एलिमेंट्स क्लियर हैं, इसकी इलस्ट्रेशन हम पढ़ चुके हैं, वो क्लियर है। अब आप आ जाओ एक्सेप्शन 1 पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे फटाफट बताएंगे सब कुछ क्लियर है? कितने दिन तक जो है इसी पे अटके रहोगे, आगे भी तो बढ़ना है। क्लियर है? ओके फाइन। अब आप आ जाओ एक्सेप्शन 1 पे। एक्सेप्शन 1 कहता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। अब सारे एक्सेप्शन बात करें कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड होगा, क्योंकि ऊपर के 4 पॉइंट्स में कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है। अब ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। Culpable homicide is not murder if the offender, while deprived of the power of the self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any person who by mistake or accident। इधर तक सुन लो। सामने वाले ने आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया, आपने कुछ एक्ट कर दिया, उसकी डेथ हो गई है, तो नाउ इट इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बट इट इज़ नेवर मर्डर, क्योंकि सामने वाले ने आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया है, आपने मुझे गुस्सा दिलाया, मैंने आपको मार डाला, तो आपने कुछ ऐसा बोला कि मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी लाइबिलिटी नहीं है। इट इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बट इट इज़ नेवर मर्डर। समझ में आई बात? चलो, कह रहे हैं पर वो प्रोवोकेशन वॉलेंटरली प्रोवोक नहीं होनी चाहिए कि खुद ही आपको देख के गुस्सा आ गया, या वो जो है किसी लॉ ऑफिसर कोई अपना पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है तब नहीं होनी चाहिए, या फिर समथिंग कोई प्राइवेट डिफेंस में कर रहा है तब नहीं होनी चाहिए। मतलब इन केसेस में वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अब वो बस आपको यही कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ को देखना है। मतलब कि आप बस आपको प्रूव करना है दैट यू वर डिप्राइव्ड ऑफ योर सेल्फ कंट्रोल बिकॉज देयर वाज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। और एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट? फैक्ट। ठीक है, अब मैं ना आपको इस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के ना कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहती हूँ, और आप उस एग्जाम्पल को समझिए। प्रोवोकेशन एक तो सबसे पहले लिखो कि वो हमेशा सडन होनी चाहिए। लिखो प्रोवोकेशन शुड ऑलवेज बी सडन।
ए ने ना बी को प्रोवोक कर दिया कुछ कहकर। ऐसे करो, बी ने ए को प्रोवोक कर दिया कुछ कहकर, और ए जो है ना वो अब अपने घर चला गया चाकू लेने के लिए, और आया और उसने ना चाकू से उसको जो है मार डाला। इट इज़ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, क्योंकि क्या आ गया है, टाइम गैप आ गया है, ठीक है ना। तो इसे दिस इज उसको यहाँ पर एक सेकेंड नहीं, हियर ही विल गेट द डिफेंस। आप एक बात लिखो, आपने क्या लिखा, दैट प्रोवोकेशन हैज़ टू बी सडन। लिखो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट एक्ट शुड बी सडन। क्या लिख रहे हैं, प्रोवोकेशन कैसा होना चाहिए, ग्रेव एंड सडन, ग्रेव प्लस सडन। पर एक्ट के बारे में तो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि एक्ट जो है वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। बस आपको जो है ये बताना है दैट यू आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ योर सेल्फ कंट्रोल, कि आपको बस ये बताना है कि आपका जो है सेल्फ कंट्रोल से आप डिप्राइव्ड थे। और अभी हम इसमें कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आप उन कुछ चीज़ों को बहुत आराम से समझिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू ही नहीं हुआ हो। क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोवोकेशन इतना ऐसा हो कि उसको जो है वो सेल्फ कंट्रोल उसका अभी तक जो है वो वैसा ही रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया है अपने सेल्फ कंट्रोल को। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इसको आप कैसे समझेंगे। रादर आई विल गिव डिक्टेशन एज वेल, पढ़ना। इसका एक बहुत लैंडमार्क जो है वो एग्जाम्पल है। केरला में ना मंगलसूत्र को बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं वो माना जाता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो केरला में मतलब कि मंगलसूत्र, देखो आजकल पीपल वियर मंगलसूत्र फॉर फैशन एज वेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने कस्टम की बात करूँ तो मेरे कस्टम में मंगलसूत्र पहनना कोई मैंडेटरी नहीं है। तो अभी वो ट्रेंड बन गया है कि ठीक है लोग मंगलसूत्र डालते हैं, तो हमारा मन करता है तो हम डाल लेते हैं, मन नहीं करता तो हम नहीं डालते हैं। बट काफ़ी जगह पे मंगलसूत्र डालना इज़ वेरी इट्स लाइक कि बहुत ज़रूरी होता है। तो अब क्या हुआ कि एक लेडी वो अपने पति से बड़ा परेशान आ गई थी। तो ना उसने क्या किया एक दिन, मतलब वो अपने पति से परेशान तो नहीं आई थी, बट शी वॉज एनॉयड, ठीक है। तो उसने एक दिन क्या करा, उसने एक दिन गुस्से में जो है अपना मंगलसूत्र निकाल के अपने हस्बैंड के मुंह पे फेंक के मारा। तो ये देखकर उसके हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि क्या कहते हैं कि ये तो बहुत रिलीजियस होता है और तुमने हमारी मैरिज की डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ये कर दिया है, वो कर दिया है। और उसके हस्बैंड ने ये सब देखने के बाद, उसकी फीमेल का कंडक्ट देखने के बाद कि उसने मंगलसूत्र मुंह पे फेंक के मारा, तो उसने उसको हिट कर दिया, मतलब कि जो बुलेट से हिट कर दिया, कुछ भी कर दिया, और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर उसको डिफेंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम उसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ एक ऐसी है कि हम उसे मानते हैं कि अगर कोई फीमेल अपना मंगलसूत्र निकाल कर हस्बैंड के मुंह पे फेंक के मारती है तो हस्बैंड एग्रेसिव हो सकता है और वो अपना सेल्फ कंट्रोल पावर जो है वो लूज़ कर सकता है। समझ में आ गई बात। अब जो है एक चीज़ और हम समझेंगे कि आपको याद है देयर इज़ वन फेमस केस के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो देयर इज़ वन लैंडमार्क जजमेंट के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो इसमें फॉल करता है। ये 1962 का केस है। मूवी पे मत जाना, मूवी पे मत जाना, क्योंकि रुस्तम पे मत जाना, क्योंकि मूवी में बहुत कुछ अलग हुआ था और केस में बहुत कुछ अलग हुआ था। तो हम कह रहे हैं कि के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और हस्बैंड जो है वो किसी उसमें होता है, नेवी में होता है, आई गेस इंडियन नेवी में होता है, उसकी वाइफ होती है और एक उनका फ्रेंड होता है। तो क्या कहते हैं वो हस्बैंड छुट्टियों से वापस आता है, उसको अपनी वाइफ का बिहेवियर जो है वो थोड़ा वियर्ड लगता है। मूवी में मत जाना फिर कह रही हूँ मैं, उनको अपनी वाइफ का बिहेवियर जो है वो वियर्ड लगता है। तो वो पूछता है अपनी वाइफ से कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो वो बताती है कि मैं एडमिट करना चाहती हूँ दैट आई हैव अ इलिसिट इंटरकोर्स विद योर फ्रेंड। इसमें वो मिस्टर आहूजा है, रियल केस में इज़ मिस्टर आहूजा। तो वो जो है वो बताती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो ये के एम नानावती है ये पूरा का पूरा जो है कंस्पायर करता है, कंस्पायर तो मैं नहीं कहूँगी, पूरा का पूरा एक प्लान करता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि चलो मूवी देखने चलेंगे, और वो उसको मूवी के लिए छोड़ देता है और वो अपने घर जाता है। घर जाके वो अपनी गन लेता है, गन लेने के बाद वो उसके ऑफिस जाता है, ऑफिस से पता चलता है कि वो ऑफिस में नहीं है। तो वो उसके घर जाता है, पूछता है उससे सर्वेंट से कि वो कहाँ पर है, वो रूम में होता है, उसको शूट कर देता है। समझ में आई बात आपको।
तो यहाँ पर जो है जब उसको शूट कर देता है तो वो कोर्ट में डिफेंस लेता है कि मेरा जो है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है। तो कोर्ट उसको इस चीज़ में डिफेंस नहीं देता है। कोर्ट उसको डिफेंस इसलिए नहीं देता क्योंकि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है कि वाइफ को जो है वो मूवी में छोड़ आओ, घर जाकर जो है वो रिवॉल्वर लेकर आओ, पहले उसके ऑफिस में जाओ मारने के लिए, वहाँ नहीं है तो उसके बेडरूम में जाके मार के आओ। तो हियर ही विल नॉट गेट एनी डिफेंस। मैं कह रही हूँ मूवी पे मत जाना, ठीक है। तो दिस इज़ द लैंडमार्क जजमेंट के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब मैं आपसे ना एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। हाँ, आई थिंक मूवी में तो कुछ ऐसा था ना कि जूरी सिस्टम था या क्या था। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। मुझे तो इतना ध्यान है कि शायद उसको, मुझे इतना ध्यान है कि शायद मैंने, मतलब मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद उसको मूवी में मिला था, नहीं मिला था, ठीक है, कुछ अच्छी बात है, नहीं मिला था तो क्या कहते हैं। तो अब जो है उसको यहाँ पे डिफेंस नहीं मिला था। पर अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप ना जो है मेरे को 2 क्वेश्चन का आंसर करना। एक हस्बैंड है, उसको ना अपनी वाइफ पे शक है कि उसकी वाइफ का ना किसी के साथ जो है वो अफेयर चल रहा है। तो ना हस्बैंड ना अपनी वाइफ को कहते हैं कि चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना टिफिन विफिन लेके जो है वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब ना उसको शक है कि क्या कहते हैं कि उसकी वाइफ जो है वो मतलब कि किसी के साथ उसका इंटरकोर्स है और इस तरह से समथिंग लाइक दैट। तो वो ना एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो दिखता है कि उसकी वाइफ जो है कहीं जाएगी या घर में कोई आएगा। तो वो ना जब जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ उसके इमीडिएट जाने के बाद जो है वो बाहर जाती है और ना वो अपनी वाइफ को फॉलो करने लगता है। तो वो देखता है कि उसकी वाइफ एक घर में एंटर कर रही है और ना वो वहाँ पे देखता है कि उसकी वाइफ जो है वो किसी के साथ जो है वो इलिसिट इंटरकोर्स कर रही है। तो वो क्या करता है कि उसको ना पता है कि भाई, उसको ऐसा डाउट है कि बिना उसके साथ ऐसा कुछ है, तो वो ना अपनी पॉकेट में ना नाइफ रख के चलता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस। उसको वो लगता है कि क्या कहते हैं कि मेरी वाइफ का कुछ इलिसिट इंटरकोर्स है, तो बहुत कैजुअली वो जो है ना वो अपने में नाइफ रख लेता है। अब ये क्लियर नहीं है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, कि उसने नाइफ किस परसेप्शन से रखा है, ये चीज़ क्लियर नहीं है। बट जब वो जो है अपनी वाइफ को देखता है कि ऐसा कर रहा है, तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है और वो नाइफ निकालता है और जो वो पर्सन होता है उसको मार देता है। तो क्या यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है? देखो, अगर देखें तो वो अपनी वाइफ को स्टेट पर देखने के बाद अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर चुका है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रही हूँ, कहीं ना कहीं वो सेल्फ कंट्रोल लूज कर चुका है। देखो, अब वो चाकू पहले से रखकर लेकर आया नहीं लेकर आया, तो प्रोसिक्यूशन को कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। बट ही कैन टेक दिस डिफेंस कि आई हैव सीन माई वाइफ लाइक दिस, तो मैं अपना जो है वो सेल्फ कंट्रोल खो बैठा और मैंने उसको मार दिया, ठीक है। तो ही कैन टेक दिस डिफेंस। वो तो प्रोसिक्यूशन पे है कि हाउ दे विल प्रूव कि भाई वो पहले से नाइफ लेकर आया था या उसके पास नाइफ कैसे आया। या फिर वो ये भी तो डिफेंस ले सकते हैं, यूजुअली मैन कैरीज नाइफ इन देयर पर्सेज, छोटा सा चाकू रखते हैं अपने नाइफ में, वो अपने पर्स में, तो इसीलिए मैंने रखा हुआ था। तो दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी ट्रायल। बट द क्वेश्चन इज वेदर ही कैन टेक डिफेंस। तो यस, ही कैन टेक डिफेंस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। पर अब जो है क्या कहते हैं, अगर यही चीज़ पूरी प्लानिंग के साथ की गई है, अभी उसने रखा नहीं रखा वही एक अलग चीज़ है, उसने डिफेंस ले लिया, पर यही चीज़ अगर पूरी प्लानिंग के साथ, अभिषेक आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट अगर यही चीज़ प्लानिंग के साथ की गई है, अब प्रिपरेशन में आपको बता रही हूँ कि उसको शक है और ना उसने नाइफ रख लिया है, उसने जो है अच्छे से रख लिया है और वो प्रिपेयर्ड है कि मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ है, और वो वहाँ जा रहा है, वो देख रहा है कि भी क्या कहते हैं ना कि जो है ऐसा कुछ है, और उसने देखा, और या तो उसने अगर नाइफ नहीं रखा है तो पहले वो घर वापस आया, उसने नाइफ लिया, फिर वो गया। तो इन सब केसेस में ना क्या कहते हैं, यू हैव टू एग्जामिन। देखो, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती क्योंकि ये जो है आपको पेपर में जब स्टोरी मिलेगी तब आप समझ पाएंगे कि भाई वो प्रिपरेशन थी पहले से, या उसका जो है वो उसने अपना सेल्फ कंट्रोल डिप्राइव कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये सब चीज़ें उस वक्त की हैं। समझ में आई बात आपको? फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है हमने एक केस किया था कि उसने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो है वो डिफेंस लिया था कि एक जो है वो ऑफिस गया, लेट गया, वो घर पे आया तो उसने सामने वाले की नेबर की बच्ची को मार डाला, ठीक है, कि इस तरह से। पर आप मेरे को बताओ, वो वहाँ पर एक्सेप्शन ले सकता था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का भी कि वो ऑफिस गया, कोई बात नहीं, वो घर आया, पर उसने देखा घर पे उसकी बहन नहीं है, तो वो नेबर से पूछने के लिए गया और उसने नेबर को देखा कि उसका नेबर उसकी सिस्टर के साथ कुछ उसकी मर्डेसिटी आउटरीच कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको गुस्सा आ गया और उसने गोली मार दी उसके बच्चे को या उसको। अंडरस्टैंड? तब हम कह सकते हैं कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है। समझ में आई? तो इट डिफर्स फ्रॉम फैक्ट्स टू फैक्ट्स, तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इससे ज़्यादा मुझे इसमें आपको और कुछ नहीं बताना। आप ना एक चीज़ लिखो, अच्छा, जो आपने ये देखा है ना कि एक्सेप्शन के नीचे लिखा है प्रोवाइडेड, ये एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है, आपको पता होना चाहिए। जो ये लिखा है ये एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है बेटा।
ये एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है कि किलिंग जो है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, वॉलंटरली प्रोवोक नहीं होनी चाहिए। आप आंसर में लिख कर आएंगे। प्रोवोकेशन जो है दैट इज़ नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस ऑफ द लॉ, और प्रोवोकेशन जो है नॉट गिवन बाय एनीथिंग इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसमें तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आ जाओ कि एम नानावटी का केस जो है वो ज़रूर आप इसमें बताएंगे। अच्छा, मुझे आपको इसमें ना एक चीज़ और बतानी है। दिस इज समथिंग स्लो एक्शन प्रोवोकेशन। स्लो एक्शन प्रोवोकेशन एक केस है आर वर्सेस अहलूवालिया 1992। आर वर्सेस अहलूवालिया, स्लो एक्शन प्रोवोकेशन। देखो, what are the facts of this case? A lady was married to a man and 7 साल हो गए थे उनकी मैरिज को, उनके 2 बच्चे थे, ठीक है। तो पहले दिन से ही हस्बैंड जो है ना वो लेडी को बहुत टॉर्चर करता था, ठीक है, पहले दिन से, और वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। और जो मदर इन लॉ है वो वाइफ के फेवर में थी, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी। इसी 1992 का केस है, औरतों की इतनी चलती नहीं थी। तो हस्बैंड जो है वो 7 साल की शादी में 2 बच्चे थे, तो बहुत प्रताड़ित करता था वो अपनी वाइफ को, बट मदर इन लॉज के फेवर में थी, बट शी कुड नॉट डू एनीथिंग। तो अब वो हस्बैंड क्या करता है, एक दिन एक दूसरी फीमेल को अपने घर में ले आता है और कहता है कि नाउ शी विल लिव विद मी, और कहता है कि अब जब हम इंटर कोर्स करेंगे तो यू विल वॉच, तुम हमें देखना, ठीक है। तो अब इतने साल से ये सब चीज़ें जो है वो चल रही थी। तो अब जो है एक दिन क्या हुआ कि वो लेडी कहती है अपने हस्बैंड को कि चलिए आई गिव यू मसाज, और वो क्या करती है, वो केरोसिन ऑयल लेके आती है और वो केरोसिन ऑयल से जो है वो अपने हस्बैंड की मसाज करती है, और उसके बाद ना हंसते हंसते माचिस की तीली लेकर जला देती है, बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। तो अब ना, तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो अब ना जो है इस केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है पेपर में कि वेदर दिस इज़ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। हालांकि आप लोग में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहेंगे कि दिस इज़ नॉट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, बट इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया दैट येस शी वाज गिवन डिफेंस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये ना आउटबर्स्ट था एक लॉन्ग टॉर्चर का, ठीक है, और दिस इज़ कंटिन्यूइंग क्रूएलिटी। तो कहते हैं ना कि एक दिन जो है वो गुबार बाहर आ गया, क्योंकि वो पोक तो कर ही रहा था, प्रोवोक तो कर ही रहा था, तो कोर्ट ने इस केस में उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का जो है वो डिफेंस लेने दिया। तो इट हेयर शी वॉज नॉट लाइबल फॉर मर्डर बट शी इज लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्लियर, राइट? चलिए, एक्सप्लेनेशन 2 इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको पहले ही रीड करा चुकी हूँ। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है अगर आपने क्या किया है, गुड फेथ में प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया है। अगर आपने उसको एक्सीड कर दिया है तो आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल करेंगे, ना कि मर्डर में। 3 जो है वो उस पर आ जाओ। 3 कहता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है अगर कोई पर्सन जो कि पब्लिक सर्वेंट है उस टाइम पे कुछ काम कर रहा है, पर अगर जो पावर उसको दी गई है उसको वो एक्सीड कर देता है गुड फेथ में, तो जो है और उसकी कोई इलविल नहीं है, तो भी उस पर मर्डर तो नहीं लगेगा, पर उस पर क्या लगेगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो उस पर वो लगेगा। मतलब कि जब पब्लिक सर्वेंट ने प्योरली, अगर देखो पब्लिक सर्वेंट ने कोई प्योरली इलीगल एक्ट किया है तो ऑब्वियसली उसकी लाइबिलिटी है ही है, पर अगर पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में कोई काम कर रहा है किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, ठीक है, कि उसको लग रहा है दैट ही इज़ हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू इट, तो ठीक है, उसको जो है वो इम्यूनिटी मिल जाएगी। और ये तो हम पहले भी पढ़कर आए हैं, ठीक है ना, तो हम ये पहले भी हम ये लोग पढ़कर आए हैं। बट हम कह रहे हैं कि अब उसका एक्ट लीगल नहीं है और उसने गुड फेथ में शूट कर दिया कि उसको लग रहा है कि सामने वाला भाग जाएगा, बट ही वॉज नॉट ऑथोराइज टू शूट, बट उसने कर दिया, तो अब मर्डर के लिए वो लाइबल नहीं है। किसके लिए लाइबल है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए। समझ में आ गई बात? कोई शक सवाल? आ जाओ 4 पे। 4 आपको कह रहा है
Culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation in a sudden fight in the heat of passion upon a sudden cruel and without the offenders have taken undue advantage or acted in cruel or unusual manner. वो बस आपको सिंपल सी बात कह रहा है कि सडन फाइट होगी, सडन क्रूअल हो गया, किसी ने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, उस टाइम पे किसी को अगर कुछ लग गया तो मर्डर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? कल्पेबल होमिसाइड। और किसी ने कुछ जो है वो गलत नहीं किया। अब देखो क्या हुआ ना कि ए और बी जो है देवर फाइटिंग और सी जो है वो बीच में आया बचाने के लिए कि मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। अब क्या हुआ ना कि ए ने जो है ना वो शूट किया, ए ने जो है वो शूट किया और वो गलती से किसको लग गया? सी को लग गया। तो यहाँ पर जो है अगर वो डिफेंस लेता है कि क्या कहते हैं ये सब कुछ फ्री फाइट में हुआ, सब कुछ इस तरह से हुआ, तो हम कह रहे हैं कि एक्सेप्शन 4 का जो है वो बेस जो है वो क्या हो जाएगा? डिफीट हो जाएगा, क्योंकि वो तो बीच में आया था और आपने गोली चला दी। पर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ फ्री फाइट में सामने वाले को लग गई है और आपकी इंटेंशन नहीं है, तब आप जो है वो लाइबल नहीं है, तब आपको यहाँ पर डिफेंस मिल सकता है। बस तब आपको डिफेंस मिल सकता है। अब वो आपको कह रहे हैं इट इज़ इमैटेरियल इन सच केसेस विच पार्टी ऑफर्स दी प्रोवोकेशन और कमिट्स दी फर्स्ट असॉल्ट। ये मटेरियल है कि पहले किसने करा, सडन फाइट में किसी को भी कुछ भी लग गया तो इट विल नॉट टर्न इनटू मर्डर, इट विल टर्न इनटू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। फिफ्थ पे आ जाओ, कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स सफर्स डेथ और टेक्स रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा जब कोई 18 साल से अबव का इंसान कंसेंट देता है या रिस्क लेने का कंसेंट देता है, तो वो नहीं होगा। समझ में आ गई बात? देखो, ए बाय इंस्टिगेशन वॉलेंट्रली कॉजिंग जेड अ चाइल्ड टू कमिट सुसाइड। ए ने इंस्टिगेट किया जेड को कि जो है ना एक चाइल्ड को कि वो सुसाइड कर ले। ऑन अकाउंट ऑफ जेड्स यूथ ही वाज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट ऑफ हिज डेथ। वो तो इनकैपेबल है, बच्चा तो इनकैपेबल है, तो यहाँ पर उसने जो है वो क्या किया है? मर्डर को अबेट किया है। बट अगर कोई 18 साल से बड़ा आदमी करता है तो फिर वो क्या कहते हैं? नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। समझ में आई बात? प्लीज़ आप मुझे बताइए यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है सब? एवरीथिंग इज़ क्लियर टिल हेयर? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि आपको 100 और क्या कहते हैं 101 के सारे क्लॉजेस अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन क्लियर हैं? आप अपनी बुक से जो है जो आपका स्टडी मटेरियल है उससे आप केस लॉ भी पढ़ लेंगे और उससे आप कंटेंट भी सारा पढ़ लेंगे। मैं अभी आपको 102 नहीं करा रही हूँ, दैट इज़ क्या कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मेलिस। 102 इज़ ट्रांसफ़र ऑफ मेलिस। ठीक है, तो अभी आप 2 मिनट रुको, इसको मैं अभी करा रही हूँ, पहले आप पनिशमेंट्स पे आ जाओ। अर्लियर इट वॉज 301 ऑफ IPC। अब आप सबसे पहले 103 पे आ जाओ। सबसे पहले आप 103 पे आ जाओ। कहते हैं whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। डेथ दे सकते हैं, imprisonment for life दे सकते हैं, and shall also be liable to fine। अब देखो clause 2, where a group of 5 or more persons acting in concert commits murder on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground, each member of such group shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो बस अब वो आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्होंने ये एडिशन में ले आए हैं, ठीक है, ये दिस इज़ द न्यू वन, कि अगर कोई कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इन किसी बेसिस पे करता है तो डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन ईच वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम। राइट? आगे आइए, कम टू 104, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट। वन इज़ ऑलरेडी अ कॉन्विक्ट फॉर लाइफ और अब वो क्या कर देता है? मर्डर कर देता है। तो हुएवर बीइंग अंडर सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल रिमेन रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ। ऑब्वियसली वैसे तो डेथ ही दी जाती है, रिमाइंडर और जितना बचा उसके लिए भी छोड़ देंगे, ठीक है ना, तो वो तो कॉन्करेंट में ही चलता है।
अब आप आ जाओ पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये बात मैंने आपको उस दिन बता दी थी, मैं क्लास में जाते जाते बता कर गई थी, पर मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ। Whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life। अब देखो वो कह रहा है कि आपको मैक्सिमम मिल सकती है क्या, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन 5 years, बट कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 10 years तक, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें वो क्या कह रहा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years और बस एंड फाइन। नॉलेज वाले में कम हो जाएगा और ऊपर वाले में सेम रहेगा, तो बस क्लॉज 1, 2, 3 की सेम है, क्लॉज 4 की अलग है। क्लियर एवरीवन? आई थिंक अब तो क्लियर है। चलिए, ये आपका हो गया नेग्लिजेंस, हम बाद में करेंगे, अभी हम मैलिस ले लेते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह सब हम कल करेंगे। एक सेकेंड दीजिए मुझे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। अब आप आ जाओ 102 पे, कम टू 102। Come to 102. 102 is earlier it was 301 of IPC. हम इसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मेलिस, मेलिस इज मेंस रिया, मेलिस इज मेंस रिया। और आप इसे ये भी लिख सकते हैं, दिस इज शिफ्टिंग ऑफ मेलिस, शिफ्टिंग ऑफ मेलिस। बहुत ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा। देखिए वो क्या कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। इंटेंडेड किसी और की थी, हो गई किसी और की। इफ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विद ही इंटेंट्स और नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ कमिट्स होमिसाइड बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ ही नीदर इंटेंट्स nor himself to be likely to cause, the culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death the intended or knew himself likely to cause। देखो आप इसको इस तरह से करो कि वो किसी की डेथ कॉज करना चाहता था पर हो गई किसी और की, तो मैलिस जो है वो क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। अब वो आपको कहते हैं कि ऑफेंडर की इंटेंशन या नॉलेज होनी चाहिए किसी और की डेथ कॉज करने की, किसी की डेथ कॉज करने की। अगर उसने किसी और की डेथ कर दी है और वो इंटेंट नहीं करते थे तो हम जो है उसी के हिसाब से पनिशमेंट देंगे। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आप इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझिएगा। हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये कहते हैं कि लेट सपोज कि ए ने बी को शूट किया क्योंकि वो बी की डेथ कॉज करना चाहता था, तो ए ने इस इंटेंशन से शूट किया कि वो बी की डेथ कॉज करना चाहता है, पर बुलेट जो है वो बी को सर पास कर गई और वो पास करने के बाद डी सी को लग गई और सी की डेथ हो गई। ए मारना किसको चाहता था, बी को, गोली उसको ना लग के किसको लग गई, सी को। तो यहाँ पर ए इज लाइबल फॉर दी मर्डर ऑफ सी क्योंकि सी का मर्डर हो गया है, बट हेयर ए इज लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ बी। तो दोनों के केस में लगेगा क्योंकि एक्चुअली वो मारना किसको चाहता था, बी को, तो उसने अटेम्प्ट करा पर वो मर नहीं पाया, पर सी तो मर गया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हेयर मेंजरिया हैज़ बीन शिफ्टेड टू द अदर। अब एक और चीज़, अब आप इसको इस तरह से समझो, अब जो उसने किया है उसके लिए तो वह लाइबल होगा ही होगा। अब देखो ए जो है वो बी को हिट करना चाहता था लाठी से समझना बात को, आप ये एग्जाम्पल लिख नहीं रहे हो ना अपनी कॉपी में,
तो आगे कभी जीवन में याद भी नहीं आएंगे। मेरे पढ़ाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैंने नोट करा कि आप में से किसी ने भी KM नानावती आलूवालिया केस कुछ नहीं लिखा। I don't know how you will remember all these things. नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो। ए जो है वो एक लाठी से बी को हिट करना चाहता है, पर क्या होता है कि बी जो है वो एकदम से नीचे हो जाता है और उसके पीछे एक चाइल्ड खड़ा होता है और लाठी उसको लग जाती है। अंडरस्टूड? बी जो है वो जब बेंड डाउन होता है और लाठी बच्चे को लग जाती है, तो उस लाठी की वजह से बच्चे की डेथ कॉज हो जाती है। क्या यहाँ पर ए की इंटेंशन किसी की भी डेथ कॉज करने की थी? एक लाठी मारने से कोई आदमी मरता तो नहीं, पर अब उसको तो नहीं पता था कि बच्चा मर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो नेग्लिजेंटली कह सकते हो, या मतलब उसका इंटेंशन नहीं है तब हुआ है। तो यहाँ पर हेयर इट इज़ 299 क्लॉज 3, क्योंकि मर्डर का तो कुछ भी जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा, ठीक है ना। कि आपका जो है मेंजरिया था लाठी मारने का, ठीक है ना, और आपने जो है क्या कहते हैं लाठी मारी। बेसिकली आपकी तो मैक्सिमम इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की थी। तो अब वो ग्रीवियस हर्ट डेथ में कॉज होता नहीं होता, डेथ में कन्वर्ट होता नहीं होता, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि यहाँ पर बच्चे को मारने के लिए तो लगेगा ग्रीवियस हर्ट का, और उस पर्सन को मारने के लिए भी क्या लगेगा। देखो आप यहाँ पर इस बात को समझो, हेयर व्हाट सेक्शन विल अप्लाई इज, बी के लिए तो लगेगा अटेम्प्ट टू ग्रीवियस हर्ट, और बच्चे के लिए लगेगा हाँ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। आप कभी भी मेंजरिया ज़्यादा नहीं लगा सकते। मेंजरिया क्या था? ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का। अब आप ये नहीं देखेंगे कि मैम वो लाइकली टू कॉज डेथ है कि नहीं है, नहीं, आपका मेंजरिया ही मैक्सिमम कितना है ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का। तो वो आपका जब मेंजरिया से ज़्यादा कैसे हो सकता है, वो एक अलग बात है कि आप उसमें जाएं कि वो इन ऑल कॉन्सिक्वेंस, वो जब अबेटमेंट में आता है वो सब, दैट इज़ ऑल अबेटमेंट। यहाँ पर कोई अबेटमेंट नहीं है, वो खुद ही मार रहा है। और वो क्या कहते हैं, जब वो खुद ही मार रहा है तो क्या कहते हैं, उसके कोई इंटेंशन नहीं है बच्चे को मारने का या बच्चे को कुछ कॉज करने का। उसको तो बस ये है कि एक लाठी ब्लो इसको मेरे को मारनी है, मेरा इंटेंशन है कि मुझे सिमरन को एक लाठी मारनी है। अब इसके पीछे कोई बच्चा खड़ा है, एक लाठी मारने से सिमरन की डेथ तो हो नहीं सकती, और ना ही मुझे ऐसा कुछ पता है कि सिमरन को कोई इन्फॉर्मिटी है। तो अब मैं कह रही हूँ कि एकदम से सिमरन नीचे हो गई और वो बच्चे को लग गई, बच्चा मर गया, तो क्या मेरा इंटेंशन डेथ कॉज करने का था? नहीं, मेरा मैक्सिमम इंटेंशन था ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का। क्या हुआ, समवन इज आउटसाइड? ओके, चलिए, तो इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, समझ में आई बात? तो मेंजरिया में यही चीज़ होती है। तो आप जो है क्या कहते हैं, एक छोटा सा पॉइंट लिखिए। 3 it's 102 directly talks about transfer of malice. One zero two directly talks about transfer of malice in the cases of murder and culpable homicide. In the cases of murder and culpable homicide, but this doctrine applies upon the other offences. But this doctrine applies upon the other offences also by virtue of the English doctrine. By virtue of the English doctrine of transfer of malice. By virtue of the English doctrine of transfer of malice.
There is one famous case, public prosecutor versus Surya Narayan Murthy. Public prosecutor versus Surya Narayan Murthy, 1912 Madras High Court. 1912 Madras High Court. केस में क्या हुआ था, दैट ए हैड अ डिज़ायर टू किल बी, ए का डिज़ायर था बी को किल करने का, और इसीलिए ए ने एक हलवा बनाया और उसमें पॉइजन मिक्स कर दिया और वो बी को देने चला गया। बी ने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया और साइड में रख दिया, और फिर एक बच्चा आया, बच्चे ने उसे उठा लिया और बच्चे के साथ एक बच्ची भी थी, तो उन दोनों ने मिलकर वो हलवा खा लिया। हलवा खाते ही दोनों बच्चों की डेथ हो गई। तो यहाँ पर ए की लाइबिलिटी टुवर्ड्स बी इज अटेम्प्ट टू मर्डर, क्यों मरा तो वो नहीं ना, बट विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग बी, जब उसकी इंटेंशन थी बी को मारने की, तो उसी सेम ट्रांजैक्शन में उन दोनों बच्चों ने हलवा खा लिया। तो इट वॉज हिज एक्ट इट वॉज हिज एक्ट ना, जो कि क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया बच्चों की तरफ। तो यहाँ पर जो है ही वॉज लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ बी एंड फॉर द मर्डर ऑफ चाइल्ड, क्योंकि उसकी इंटेंशन यही थी। So it is the case of transfer of malice. So you will read it with 100 and punishment of murder 3 में है ना, 103 read with 102. और एक चीज़ और, अगर टाइम गैप भी हो बीच में, पर अगर बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं आया तो भी आपकी लाइबिलिटी होगी ही होगी। अगर टाइम गैप है पर कोई बीच में इंटरफेयर किसी ने नहीं किया। अब देखो क्या हुआ, ए ने ना बी के लिए पॉइजन, ए ने बी के लिए हलवा बनाया उसको मारने के लिए और उसमें पॉइजन मिला दिया। तो क्या हुआ कि बी ना वो हलवा खाने ही जा रहा था, पर बी के खाने से पहले ना बिल्ली ने हलवा खा लिया आके, और उसने देखा कि बिल्ली हलवा खाने से मर गई। अब उसको पता चल गया कि हलवे में क्या है, पॉइजन है। फिर अब बी ने क्या करा, वो हलवा कहीं और रख दिया, और ना अब बी को नॉलेज है, देखो ए किसको मारना चाह रहा था, बी को पता चल गया कि क्या कहते हैं पॉइजन है, क्योंकि बिल्ली मर गई थी खाना खाने के बाद। तो बी ने वो हलवा, उसको पता है कि इसमें पॉइजन है, उसने कहीं और रख दिया, और वो हलवा किसने खा लिया, सी ने खा लिया। तो अब यहाँ पर जो है ए विल नॉट बी लाइबल, बट हु इज लाइबल, बी इज लाइबल। इस बात को भी ध्यान रखना। हाँ हाँ हाँ, चलिए, सो हेयर बी विल बी लाइबल। तो आप एक छोटी सी बात लिखो, अभी तो मुझे आपको इसमें एक चीज़ और बतानी है, पर आप इसमें छोटी सी बात लिखो, फॉर दी डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस, for the doctrine of transfer of malice to apply, for the doctrine of transfer of malice to apply, it is essential that the transaction initiated by the main accused should have continued and should have caused the ultimate consequence without any external interference, that is without any break in the transaction. That is without any break in the transaction. Write down, the transaction will break if the continuity of the mens rea breaks. The transaction will break if the continuity of the mens rea breaks. That is, if some other person gets the knowledge, that is, if some other person
gets the knowledge of the real nature of the transaction, if some other person gets the knowledge of the real nature of the transaction and he forwards it with that knowledge, towards some other person, so this is transfer of malice. अच्छा, अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिखो, पता नहीं कितनी बार ये पेपर में आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन ऑफ सपोज्ड सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ऑफ सपोज्ड सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ऑफ सपोज्ड सर्कमस्टांसेस, इसके आगे लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब बिलीविंग दैट द पर्सन इज डेड, द पर्सन इज नॉट डेड बट यू बिलीव्ड दैट पर्सन इज डेड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है पीटी और मेंस के लिए, पलानी, PALANI, पलानी, गोंडन, GOUNDAN वर्सेस एम्परर, 1919 1919 मद्रास हाई कोर्ट। इतना इंपॉर्टेंट है ये, शायद कोई स्टेट नहीं बची जिसमें ना ये क्वेश्चन नहीं आया हो। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को जो है ना, वो ना, यू अंडरस्टैंड हल यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को हल से जो है वो हिट किया, तो ना वो अनकॉन्शियस हो गई और वो गिर गई, बेसिकली वो बेहोश हो गई, ठीक है। तो अब ना क्या हुआ कि जैसे गुस्से में होगा तो उसने हल्का वो पीछे वाला एरिया मार दिया होगा, वो बेहोश हो गई और वो गिर गई। हस्बैंड को लगा कि वो मर गई, हस्बैंड को लगा कि अब बचाना, अपने आप को बचाने के लिए हस्बैंड ने उसको जो है वो सीलिंग फैन से हैंग कर दिया कि वो मर गई। पर अब जब क्या हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि हल्के लगने से उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसकी डेथ हुई थी स्ट्रैंगुलेट करने से, पंखे पे लटकाने से, ठीक है। तो अब ना हस्बैंड से जो है वो, अब हस्बैंड ने क्या डिफेंस लिया, हस्बैंड ने ये डिफेंस लिया कि अब ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन तो मैक्सिमम प्रूफ करना चाहते हैं, तो प्रोसिक्यूशन ने कहा मर्डर के लिए लाइबल है, मर्डर के लिए लाइबल है। तो ना उसने क्या डिफेंस लिया, उसने कहा कि मेरा इंटेंशन था ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, पर मेरा इंटेंशन डेथ कॉज करने का नहीं था। तो अब उसने कहा कि इसे, अब देखो लोग अपने आप को कैसे बचाते हैं, इस केस में क्या हुआ, उसने हल से अपनी बीवी को मारा, उसका इंटेंशन था ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, पर उसने स्ट्रैंगुलेट कर दिया उसको कि इन ऑर्डर टू अवॉइड दी एनीथिंग। तो ना अब जो है वो क्या हुआ कि ये सब करने के बाद जो है ना, वो अब डिफेंस ले रहा है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि इसको मर्डर के लिए लाइबल करो, तो वो डिफेंस ले रहा है कि भैया मैं मर्डर के लिए लाइबल नहीं होऊंगा, मेरी लाइबिलिटी होनी चाहिए ग्रीवियस हर्ट के लिए प्लस फॉल्स एविडेंस के लिए, कि मैंने फॉल्स एविडेंस दिया इसके लिए। तो क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए तो यही कहेगा ना, वो कभी ये थोड़ा ना कहेगा कि हाँ मेरी मर्डर के लिए लाइबिलिटी करो, वो तो कम पनिशमेंट चाहेगा ना। तो उसने कहा कि मेरी लाइबिलिटी होनी चाहिए किसके लिए, फॉल्स एविडेंस प्लस ग्रीवियस हर्ट के लिए। तो कोर्ट में ना उस कोर्ट ने उसकी इस बात को माना कि हाँ ठीक है, उसकी इंटेंशन जो है वो मर्डर करने की नहीं थी, बट कोर्ट ने उसको लाइबल किया ग्रीवियस हर्ट के लिए और फॉल्स एविडेंस देने के लिए, राइट। और ये क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। तो ये होता है सपोज्ड सर्कमस्टांसेस, कि यू बिलीव समवन टू बी डेड बट ही इज़ नॉट डेड, ही शी इज़ नॉट डेड। तो हम ना जो है वो एडिशनल मेंसरिया कभी भी इम्प्यूट नहीं करते हैं। तो इन सच केसेस एडिशनल मेंसरिया कैन नॉट बी इम्प्यूटेड अपॉन दी अक्यूज। आप कभी भी एडिशनल मेंसरिया अक्यूज पे इम्प्यूट कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई। और कभी कभी कुछ केसेस में, ऐसे केसेस में, कभी कभी ऐसे केसेस में जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कि रैश एंड नेग्लिजेंट भी। हल मारा था ना, तो हल मारने से क्या कहते हैं, डेथ कॉज होना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है।
उसने उसको स्ट्रैंगुलेट इसलिए नहीं किया है कि क्या कहते हैं कि वो उसको मारना चाहता है, उसने इसलिए किया है कि वो ये दिखाना चाहता है कि इसने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है। उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं है, उसकी पहले दिन से इंटेंशन किस चीज़ की है, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की। पर उसने जो उसको लटकाया है पंखे से, वो उसने लटकाया है फॉल्स एविडेंस के लिए कि क्या कहते हैं, पता तो चलेगा ही कि सामने वाला मर गया है। और उसने ये सब क्यों किया कि फॉल्स एविडेंस के चक्कर में, कि लगे उनको कि भी क्या कहते हैं ना कि उसकी डेथ कॉज जो हुई है कि भाई वो लटकने की वजह से हुई है, सुसाइड की वजह से हुई है। तो उसकी इंटेंशन कहीं पे भी उसको मारना नहीं था, उसकी इंटेंशन है ग्रीवियस हर्ट प्लस फॉल्स एविडेंस की। और इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है कि ये बहुत बार दिल्ली हरियाणा बहुत जगह आ चुका है। इंटेंशन देखो ना, क्या कहीं पे उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की है। सपोज सर्कमस्टांसेस है, उसको लगा कि भैया मैं तो ग्रीवियस हर्ट करना चाहता था, ये तो मर गई, तो अब वो कह रहा है कि भाई चलो अब मर तो गई है तो अब मेरे को बचाना है। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि उसके हल लगने से नहीं मरी, वो किस लिए मरी कि आपने उसको जो है वो पंखे से लटका दिया, कि आप ये दिखाना चाहते हो। अब उससे जज साहब पूछेंगे पंखे पे क्यों लटकाया, तुम उसको मारना चाहते थे जान से? वो कहेगा जान से तो मैं कभी भी नहीं मारना चाहता था, मेरे को लगा कि वो मर गई इसलिए मैंने फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने के लिए जो है उसको कर दिया। तो आप क्या उसको मर्डर की पनिशमेंट दे सकते हैं? नेवर। आप एक्स्ट्रा मेंजरिया कभी इंप्यूट नहीं कर सकते, मार्क माई वर्ड्स। क्लियर? कल मिलेंगे आगे, टेक केयर।